हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफ़े में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक का 9वां चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय संविधान का दस्तावेज, यानी संविधान एक जीवंत दस्तावेज। इसके बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पिछले 70 सालों में संविधान को कैसे लागू किया गया हमारे भारत के अंदर और कैसे इसमें संशोधन किया गया समय समय पर। अब हम ये भी जानेंगे कि संविधान में संशोधन तो हुए, लेकिन जो उसका मूल स्वरूप है वो बिल्कुल नहीं बदला। और हम ये भी जानेंगे कि संविधान जो है किस प्रकार, जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार संविधान की रक्षा करती है और संविधान को हमने एक जीवंत दस्तावेज क्यों माना है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। दीज आर द टॉपिक्स टू बी कवर टुडे। आज इन सभी विषयों पर हम जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोवियत संघ का एक उदाहरण लेते हुए। सोवियत संघ में सामाजिक परिस्थितियां और उसके अलावा सामाजिक परिवर्तन हुए, कई राजनीतिक उथल पुथल हो गए। वहाँ पर एक बार एक संविधान को लागू नहीं किया गया, एक ही संविधान लंबे समय तक नहीं चल पाया। सबसे पहली बार क्या हुआ, 1918 में संविधान लागू किया गया। उसके बाद 1918 के बाद 1924, 1936, 1977 4 बार सोवियत संघ के अंदर संविधान लागू किया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ का कोई भी एक संविधान जो था वो वहाँ की शासन प्रणाली को स्थिर रखने में असफल था। 1991 के अंदर सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो उसका पतन हो गया। उसके बाद आपको पता होगा 1991 के अंदर सोवियत संघ अलग 15 राज्यों में बट गया था और आखिरकार जब उसका एक बड़ा भाग, जो सोवियत संघ का एक बड़ा भूभाग जो था वो रूस के रूप में उभरा था और रूस जो है 1993 के अंदर उनका एक और नया संविधान अंगीकार किया गया है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं फ्रांस का जो संविधान है वो लगभग 200 वर्षों के दौरान 5 बार बदला गया है। अब सबसे पहले जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जब आपको पता होगा, आपने 9वीं क्लास से पढ़ा होगा शायद, आपको याद हो कि नेपोलियन बोनापार्ट के शासनकाल के दौरान भी इस बात की चर्चा की जा रही थी कि संविधान को किस प्रकार से, संविधान में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, इन सब पर प्रयोग किया जा रहा था। तो उसके बाद 1793 यानी 1793 के अंदर सबसे पहली बार वहाँ पर संविधान लागू किया गया और इसको प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। और उसके बाद आपका 1846 में दूसरी बार फ्रांसीसी गणतंत्र यानी दूसरी बार संविधान को लागू किया गया। 1875 में तीसरी बार लागू किया गया। उसके बाद आपका आता है 1946 में चौथी बार और आखिरकार 1958 में 5वीं बार संविधान को लागू किया गया। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार किसी देश में यदि संविधान ठीक प्रकार से नहीं होता है तो उसको कितनी बार लागू किया जाता है, उसको कितनी बार बदलना पड़ता है। आइए अब हम भारत की ओर रुख कर लेते हैं। हम जो चैप्टर का नाम था भारत संविधान एक दस्तावेज, तो हमने पहले आपको सोवियत संघ के बारे में बताया, फ्रांस के बारे में बताया। ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब तक हम दूसरों का नहीं देखेंगे ना, तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे कि हमारे भारतीय संविधान की सुंदरता क्या है। अब हम भारत की बात करते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि तब से लेकर और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। सबसे पहली बात तो बता दूं मैं आपको, और 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था। कह सकते हैं कि संविधान के कुछ नियम थे, कुछ कानून थे, वो 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे, लेकिन जो औपचारिक रूप से जो जिसका ऐलान हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950। ये बात आपको पता ही होगी। और तब से लेकर अब तक लगभग 70 साल बीत चुके हैं। ये समय जो वीडियो बन रही है वो 2020 का समय है, तो अब तक लगभग 70 साल बीत चुका है, लेकिन हमारे भारत का संविधान एक बार भी नहीं बदला गया है। तो ये कितनी बढ़िया और रोचक बात है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण ये था कि हमारा भारत का जो संविधान है वो इतना अच्छा है कि उसको हम बदल नहीं सकते, या फिर जिन्होंने जो संविधान को बना रहे थे वो इतने ज़्यादा दूरदर्शी थे, उन्होंने देख लिया था कि जो उस वक्त की परिस्थिति की समस्या क्या थी और आने वाले भविष्य में समस्या क्या होगी, क्या उसको ध्यान में रखकर संविधान बनाया गया था। किसी हद तक इस बात को सच भी माना जा सकता है। हमारे भारतीय संविधान के जो निर्माताओं ने काफ़ी ज़्यादा संविधान बनाते समय बहस भी की थी, अलग अलग तथ्यों को जांचा था, परखा था और उस वक्त की जो परिस्थितियाँ थी उन सभी परिस्थितियों को सुलझाया जा सके इसका भी प्रावधान किया गया। साथ ही साथ भविष्य में जितनी भी समस्या का उनको अंदाज़ा था उन सभी समस्याओं के अनुसार उन्होंने हमारे भारत के संविधान को अंगीकृत किया और इसी की वजह से जो है हमारा भारत का संविधान अभी तक एक बार भी परिवर्तित नहीं हुआ है। लेकिन समय समय पर इसमें संशोधन किए गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माता को इस बात की पूरी जानकारी थी कि कोई भी एक कानून, कोई भी एक नियम हमेशा के लिए सही नहीं हो सकता है।
मतलब हर चीज़ का एक समय होता है, किसी चीज़ की वैलिडिटी होती है, वो उस वक्त सही काम करेगी और वो उस वक्त नियम सही से लागू किया जाएगा तो वो हमारे विकास में ज़्यादा सफल रहेगी, हमारे विकास में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। लेकिन कोई भी एक नियम अगर समय की मांग होती है तो समय की आवश्यकता के अनुसार, यानी जब परिस्थितियाँ चेंज होती है, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, तो उस समय की आवश्यकता के अनुसार किसी भी कानून में बदलाव किए जा सकते हैं। तो हमने देखा जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, उन्होंने हमारे संविधान में एक संतुलन बनाने का प्रयास किया था कि वो संविधान को कठोर के साथ साथ लचीला भी बनाना चाहते थे। अब आप समझ रहे हो, मतलब आपको कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि कठोर भी बनाना है और लचीला ही बनाना है, तो इसमें क्या है, क्या मतलब दोनों में अंतर था। तो कठोर का मतलब ये था कि संविधान में कोई भी अनावश्यक कोई परिवर्तन न कर पाए, मतलब बिना कोई खास कारण के कोई इसमें परिवर्तन न कर पाए। उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना था, साथ ही जब आवश्यकता पड़े तो संविधान में संशोधन यानी उसमें परिवर्तन किया जा सके, इसका भी उन्होंने विशेष ध्यान रखा। इसलिए हम जो हमारा संविधान है उसको हम एक जीवन दस्तावेज के रूप में देखते हैं। जो संशोधन की प्रक्रिया है और इसका जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। इसमें दिया गया है कि जो संसद है वो संविधान में संवैधानिक प्रक्रिया जो संविधान में वर्णित है उसके अनुसार कोई भी नए संवैधानिक उपबंध ला सकती है, यानी कोई नया जो कानून है उसको मतलब लागू कर सकती है, कुछ नया कानून ला सकती है, कुछ नए एक्ट ला सकती है, और साथ ही जो है वो जो पुराने समय में जो पहले से विद्यमान उपबंध है, जो पुराने से विद्यमान जो कानून है उसमें परिवर्तन भी कर सकती है समय की आवश्यकता के और समय की मांग के अनुसार। अब जो संविधान में संशोधन है उसकी 3 प्रक्रिया हैं, मतलब 3 तरीक़ों से संविधान में संशोधन किया जाता है, लेकिन केवल 2 ही प्रक्रियाओं का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 368 में है। अब हम इन तीनों प्रक्रियाओं को ध्यान से समझेंगे। आइए समझ लेते हैं कि भारत में जो संशोधन है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो भारत में जो संशोधन होता है, यानी जब संशोधन मतलब होता है कि किसी कानून में बदलाव करना या कोई नया किसी कानून में बदलाव करना। तो आपको पहला ये रहा कि जो पहला तरीका है वो है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। इसका मतलब ये होता है कि संसद में जितने सदस्य उपस्थित हैं या ये कह लें कि जितने लोग मतदान कर रहे हैं, जितने लोग वोट डाल रहे हैं, उनमें से आधे से एक अधिक, यानी आधा मतलब होता है 50% से एक अधिक साधारण बहुमत कहलाता है। तो अब मैं समझाता हूँ इसको डाटा के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लेते हैं किसी सदन की जो है वो सांसदों की संख्या 200 है, मतलब किसी सदन में जो सदस्य संख्या है वो 200 है, तो उसका आधा कितना हुआ, 100 हो गया, और उसमें से एक अधिक यानी 101, यानी आधे से जस्ट एक सीट अधिक जो होता है वो साधारण बहुमत कहलाता है। अगर मान लीजिए कि सदस्य संख्या तो 200 है, लेकिन अगर संसद केवल 150 लोगों ने वोट डाला, 50 लोगों ने वोट नहीं डाला, 50 में से कुछ आए नहीं थे और कुछ थे लेकिन उन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, और मान लेते हैं कि अगर 150 सांसदों ने वोट दिया तो बहुमत क्या होगा, तो 150 का आधा होता है 75, और 75 जमा 1 मतलब बाद में हमें 1 जोड़ना होता है तो हो गया वो 76। तो हाँ, इस पर डिपेंड करता है कि कितने लोग वोट डाल रहे हैं। जितने लोग वोट डाल रहे हैं उसका यदि उसका आधे का 1 अधिक हो जाता है तो वो साधारण बहुमत कहलाता है। साधारण बहुमत से जो कानून बनाए जाते हैं वो आपको बताता हूँ। मैं नए राज्यों का गठन हो जाता है, संसद के सदस्यों के जो वेतन भत्ते होते हैं, इन सब मतलब विषयों पर संशोधन हो सकता है इस संसद के साधारण बहुमत द्वारा। अगला जो आपका आता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है, इसमें केवल 2 प्रकार के संशोधनों की बात की गई है। पहला आपका आता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, फिर आपका आता है संसद के विशेष बहुमत के साथ ही आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति द्वारा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा। तो प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 भाग द्वारा संशोधन होता है इसके अंदर। कैसे समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए जो देखो हर एक सदन मतलब चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, पहले तो उसका 2/3 होगा। उसके बाद देखेंगे कि उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है उसका 2/3 भाग वो बनता है या नहीं बनता है। अब इसको भी मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ पूछे डाटा के लेके। आइए समझते हैं विशेष बहुमत को। तो माना किसी सदन में जो कुल सदस्य संख्या है वो 552 है। हम ऐसा मान के चल लेते हैं कि लोकसभा में कुल जो सदस्य की संख्या है वो 552 है। तो 552 में से कम 2/3, तो 552 का 2/3 कितना होता है, 368। यानी किसी भी सदन में विशेष बहुमत द्वारा किसी विधेयक को पास किया जा रहा है तो कम से कम 368 वोट उसके पक्ष में पड़ने चाहिए। लेकिन ऐसा मान लेते बहुत सारी परिस्थिति में ऐसा होता है कि जिस दिन विधेयक पेश होता है उस दिन संसद के अंदर सभी सदस्य मौजूद नहीं होते हैं।
तो हम एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं आगे। लेकिन मान लेते हैं कि जिस दिन सदन में विधेयक पेश हुआ उस दिन 543 सदस्य उपस्थित थे, बाकी जो आपके 9 सदस्य थे वो नहीं आए थे, छुट्टी पे थे, कहीं चले गए थे, किसी रैली वगैरह में होंगे। तो सबसे पहले उपस्थित सदस्यों का जो है देखो 2/3, यानी सबसे पहले अब पहला जो स्टेप होगा कि देखते हैं कि जितने आए हैं उसका 2/3 कितना बनता है। तो जितने आए थे वो 543 थे, 543 का 2/3 भाग कितना हो गया, 362 हो गया। यानी सबसे पहला स्टेप में देखेंगे कि जितने आए हैं उसका 2/3 वोट पड़ा नहीं पड़ा। अगर मान लो पड़ गया, मान लो 543 आए थे, उसका 2/3 362 है, मान लो 362 वोट पड़ गए संशोधन के पक्ष में, तो ये पहला स्टेप ठीक है। अब फिर दोबारा देखते हैं कि कुल कितनी सीटें थी, 552, और 552 का जो 2/3 होता है वो 368 होता है। लेकिन पड़े वो कितने वोट, 362 पड़े, लेकिन चाहिए कितने थे, 368। इसका मतलब ये हुआ कि ये संशोधन यहाँ से पारित नहीं होगा, चाहे कितने भी सदस्य उपस्थित हो। लेकिन यदि वो इस आंकड़े को, हमारे एग्जाम्पल के अनुसार, यदि वो उसके 2/3 जो हमारा आंकड़ा है वो 368 है, कितने भी सदस्य उपस्थित हो, अगर वो 2/3 आंकड़े को यानी 368 को कुल सदस्यों का पार नहीं करता है तो वो संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ पर 368 सदस्य उपस्थित होते तो 368 के 68 को वोट करना पड़ता पक्ष में, तभी जाके वो 2/3 बनता और तभी जाके वो संशोधन आगे जाके किसी और दूसरे सदन में पेश किया जा सकता था। तो अब इस वाले विशेष बहुमत के द्वारा क्या किस प्रकार से मतलब कौन कौन से जो क्षेत्र होते हैं वो आते हैं, तो आपका मूल अधिकार आता है, आपके राज्य के नीति निश्चित तत्व आदि ये सब आते हैं, लगभग 7 विशेष केंद्र पाए जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जिस प्रक्रिया द्वारा कोई जो संशोधन लाया जाता है उस संशोधन सबसे पहले आप किसी भी सदन में ला सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो मतलब जो मंत्री है वो उसको लोकसभा में पारित करें, पेश करें, या उसको पहले राज्यसभा में पेश करें, तो किसी भी संसद में लाया जा सकता है। और एक संसद से पारित होने के बाद उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। यानी पहले सदन से मान लो कि पहले लोकसभा में लाया गया, फिर राज्यसभा में लाया गया, तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में लाना जरूरी है और दोनों में सेम प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। अगर वो साधारण बहुमत है तो उसको भी इस प्रोसेस को गुजरना पड़ेगा दोनों सदनों के बीच में। यदि वो विशेष बहुमत का है तो उसको भी दोनों ही आपका जो सदन है उससे गुजरना पड़ेगा। उसके बाद जो होता है वो राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करता है। उसके बाद इसको एक विधेयक, एक अधिनियम मान लिया जाता है। अब हम बात करेंगे जो अगला है थर्ड, वो है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति द्वारा। मतलब उसमें क्या होता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि पहले तो संसद के 2/3 सदस्य जो होते हैं उनको वोट करना पड़ता है, और जब ये दोनों चीज़ हो जाती है, मतलब मान लेते हैं कि लोकसभा में 2/3 मिल गया, राज्यसभा में 2/3 मिल गया, उसके बाद आप राज्य को ये विषय भेजा जाता है। राज्य क्या करती है इस प्रक्रिया में, विधेयक पहले विशेष बहुमत द्वारा पारित होगा, उसके बाद विधेयक सभी राज्य अपने विधानमंडल में, आपको पता है राज्यों में किसी में एक ही विधानमंडल है, किसी में 2 विधानमंडल है, मतलब एक विधान परिषद है और एक विधानसभा है। तो आप उसके अंदर भी जो अपने राज्य होंगे, अगर उनके पास एक ही है ऐसी बॉडी कार्यपालिका की, तो वहाँ पर पारित करेंगे 2/3 भाग से, और 2/3 भाग से पारित करने के बाद सभी राज्यों का आधे से अधिक राज्यों द्वारा पारित होने पर ही संशोधन मान्य होगा। मतलब यह प्रोसेस दोबारा गुजरता है। एक तो सबसे पहले एक केंद्र में यानी लोकसभा राज्यसभा के अंदर, उसके बाद राज्यों के अंदर भी इसको दिया जाता है ताकि वहाँ पर भी वह पास हो सके। और अभी मान लो 28 राज्य हमारे भारत में, तो 28 में से आधे से अधिक कितना हो गया, 28 में से अगर 15 राज्यों ने स्वीकृति किया उस कानून पर तभी वो पारित माना जाएगा। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में, केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि संशोधन जो होते हैं हमारे भारत के अंदर वो 3 प्रकार से विशेषकर होते हैं, और इन तीनों में से भी आपके 2 प्रकार के जो संशोधन है उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। अगर कहने वाली बात यह है कि सबसे जो अधिक बार जिस संशोधन का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका ये है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। तो आशा है आपको ये जो संशोधन जो है किस प्रकार से किया जाता है हमारे संविधान के अंदर आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी तक हमने देखा कि संशोधन किस प्रकार से हमारे संविधान में लागू किए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि इतने सारे संशोधन क्यों हुए, इनके पीछे क्या क्या वजह रही थी, क्या क्या कारण रहे थे। अभी तक मतलब अभी 2020 चल रहा है, जनवरी 2020 तक संविधान में लगभग 104 संशोधन कंप्लीट किए जा चुके हैं, और
इन संशोधनों में आपके बहुत सारे ऐसे संशोधन है जिसका जो है सीधे तौर पर हम पे प्रभाव नहीं पड़ता है। आप कह सकते हैं, आप पहले मैं गिनवाता हूँ कि जो संशोधन है वो कब कब और कितनी संख्या में किए गए हैं। तो जो सबसे पहला दशक है यानी 1950 के बाद 1960 से लेकर लगभग ना के बराबर संशोधन हुए थे। 1970 और 1990 के बीच में बड़े स्तर पर संशोधन हुए, मतलब कुछ बड़े बड़े संशोधन हुए थे और फिर काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद वाली कहानी थी इसके अंदर की, क्योंकि संशोधन में न्यायपालिका और जो हमारी विधायिका है इनके बीच में काफ़ी संघर्ष हुआ था 1970 से लेकर 1990 के बीच में। फिर आपका आता है जो उसका एक काल है 1974 से 1976 यानी लगभग 3 साल 1974, 75 और 76। इन 3 सालों में कांग्रेस की सरकार थी, उसके पास लोकसभा में 352 सीटों पर बहुमत था और उसने इन 3 सालों में लगभग 10 संशोधन किए। अगली बार 2001 से लेकर 2003 के बीच में गठबंधन की सरकार थी और इस फिर से 3 सालों में 2001, 2002, 2003 इन तीनों के बीच में क्या हुआ, इन तीनों सालों के अंदर क्या हुआ, फिर से 10 संशोधन किए गए। तो संशोधन जो है मतलब किसी एक पीरियड में इस प्रकार से देखो बढ़ भी रहे हैं और कभी कभार क्या होता है किसी दशक में ये इतने अधिक मात्रा में नहीं पाए गए। हम चर्चा करेंगे कि इन 2 कालों में ऐसा क्या था जो इतने सारे संशोधन करने पड़ गए। अब संशोधन को हमने लगभग 3 प्रकार में बांटा गया है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक हमारे भारत में तो 104 संशोधन हुए हैं, लेकिन अमेरिका के संविधान के अंदर 2017-18 तक ना केवल 27 ही संशोधन हुए पड़े थे। लेकिन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्योंकि अमेरिका में जितनी जो विविधता भारत के अंदर पाई जाती है, तो जितनी डाइवर्सिटी आप देखते हैं, इतने सारी डाइवर्सिटी, अलग अलग लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उनके अंदर भी उनकी सबकास्ट पाई जाती है। उसके अलावा इतनी सारी संस्कृति का हमारे भारत में समावेश है। तो इस प्रकार से हमारे भारत की जो परिस्थितियाँ बदलती रहती है और इतनी भिन्न भिन्न विविधता वाली परिस्थितियों के अंदर ये संशोधन जो है वो स्वाभाविक है। तो इसकी तुलना हम अगर अमेरिका से करें तो इन कंपैरिजन हम ये नहीं कह सकते कि वो मतलब इट इज़ अ बेटर देन अस। तो अब अगला जो है हमारा है, हम ये देखेंगे कि जो संशोधन में कितने प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। तो लगभग 3 प्रकार के जो होते हैं संशोधन को श्रेणी में बांटा गया है। पहला एक छिटपुट संशोधन होता है, मतलब जिसका प्रशासनिक ढांचे से संबंध होता है, हमसे ये कह लें कि हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, अगर ताल्लुक़ होता भी है तो उतना अधिक ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे अगर जो 15वां संशोधन हुआ, यानी उसमें क्या हुआ कि जो सर्वोच्च उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की अवधि होती है वो होती है 62 वर्ष, 60 वर्ष थी, उनको बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, यानी 60 से 62 साल कर दी गई। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, 55वां संशोधन 55th जो अमेंडमेंट था उसमें क्या था, तो उसके अंदर था जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे उनके जो वेतन को यानी उनकी सैलरी को बढ़ाने की मांग की गई थी। तो ये सारे जो संशोधन थे इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। और इसके अलावा देखोगे तो आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए क्या हुआ था, सबसे पहले संविधान में प्रावधान था कि इसको 10 वर्षों तक लागू किया जाएगा। जो आरक्षण की व्यवस्था है वो शुरुआत में 10 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन बार बार संशोधन किए गए और इस अवधि को बढ़ा गया है, बढ़ा जाता रहा है। हाल ही में 25 जनवरी 2020 को जो आरक्षण वाली व्यवस्था की जो अवधि थी वो समाप्त हो गई थी, लेकिन संसद में 2019 के अंदर ये फिर से प्रस्ताव एक और संशोधन किया गया, 126वां संशोधन, और इसको फिर से जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये पहला जो हमारा संशोधन का जो प्रकार है उससे हम आम नागरिकों का सीधे तौर पे कह लें तो उतना ज़्यादा संबंध नहीं होता। इसको हम छिटपुट संशोधन या प्रशासनिक संशोधन कह सकते हैं। जो दूसरे प्रकार का संशोधन है वो है हमारी संविधान की व्याख्या से संबंधित। हमने न्यायपालिका वाले जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिससे जो न्यायपालिका और जो विधायिका होती है यानी हमारी जो पार्लियामेंट होती है उनके बीच में संघर्ष हो जाता है अधिकार क्षेत्र को लेकर कि कौन से विषय जो है जिस पर संसद कानून बना सकती है या कौन से ऐसे विषय जिस पर संसद जो कानून नहीं बना सकती है। तो हमने देखा था जो मौलिक अधिकार को लेकर जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके अंदर मतलब जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो था मतलब जो आपका 31वां हमारा जो 7वां मौलिक अधिकार था जिसको हम बोलते थे कि संपत्ति का अधिकार, उसको संशोधित करके हटा दिया गया था। तो उस वक्त हमने देखा था, चैप्टर में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है दोनों के बीच में कितना संघर्ष होता है। और भी अनेक ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ व्याख्या से संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाता है। मतलब किसी भी
कानून का जो अर्थ होता है ना, वो न्यायपालिका अलग उसका व्याख्या करती है, और जो सरकार की अलग बॉडीज होती है, कार्यपालिका हो गई या चाहे विधायिका हो गई, वो उसको अलग वर्णन करती है। तो इस केस में क्या होता है, न्यायपालिका के पास मतलब ये अधिकार, अंतिम फैसला देने का अधिकार होता है कि जो उस कानून है, उस कानून के पीछे जो असली अर्थ क्या है, यानी उसका निहितार्थ क्या है, उसके पीछे छुपा हुआ अर्थ क्या है, और कानून की मतलब कि हमारे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी न्यायपालिका का होता है। और कई मामलों में क्या होता है, इन दोनों के बीच में ये व्याख्या को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अगला जो आपका आता है वो तीसरे प्रकार का है, जिस मतलब इसमें राजनीतिक सहमति होती है। जो इस प्रकार के संशोधन होते हैं वो आम जनता की सर्वसम्मति के लिए होते हैं, मतलब आम जनता के कल्याण के लिए किए जाते हैं। 2001 से 2003 के बीच में आपने देखा था कि गठबंधन की सरकार थी, और उस वक्त लगभग 10 संशोधन किए गए थे। गठबंधन की सरकार में संशोधन का पारित होना ये आम बात नहीं है, लेकिन 10 संशोधन कैसे हो गए, क्योंकि इनके जो पीछे कारण था वो जनता की भलाई था, समाज की कल्याण का विषय था, इसलिए इसे पारित किया गया। तो इसी संबंध में जो आपका 52वां संशोधन है, जिसके अंतर्गत क्या हुआ है कि दल विरोधी कानून है। 52वां संशोधन चाहे 52वां संशोधन या 91वां संशोधन, यानी 52nd या 91st, दोनों में जो है दल विरोधी कानून बनाए गए हैं। ये किसने बनाए गए थे, तो आप अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे कि एक हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। तो वो बार बार ना अपनी पार्टी चेंज करते थे, मतलब उन्होंने शायद एक दिन में 3 से 4 मतलब एक दिन में ही लगभग एक दो बार से ज़्यादा उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली थी। कभी वो कांग्रेस में थे, फिर हो गई यूनाइटेड फ्रंट के अंदर, फिर दोबारा कांग्रेस में आए, फिर ऐसे, तो वो दल बदल करते रहे थे। तो इसको रोकने के लिए दल बदल जो विरोधी कानून था इसको लाया गया था। और उसके बाद आपका जो वोटिंग की आयु थी, यानी जो मताधिकार की जो आयु थी, आपके वोट डालने की जो आयु थी, उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ताकि जो है अधिक से अधिक जनता जो है वो वोट देने में, यानी विधायिका को चुनने में उसको में अपनी भागीदारी निभा सकें। मतलब अधिक से अधिक लोग जो है वो लोकतंत्र में के इस चुनाव वाले क्षेत्र में भाग ले सकें। आपने पढ़ा था इससे पहले वाले अध्याय में कि 73वां और 74वां संशोधन लागू किया गया, जो जिसमें पंचायती राज के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये भी समाज के कल्याण के लिए ही किया गया था। तो जो इस दौरान जितने भी संशोधन हुए थे, तो ये सारे के सारे जो थे वो आम जनता के कल्याण के लिए थे। अब हम कुछ ऐसे कानूनों की बात करेंगे, मतलब कुछ ऐसे संशोधनों की बात करेंगे जो विवादास्पद रहे, मतलब जिस पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट रहा, जिसको आसानी से नहीं लागू किया जा सका। संशोधन जो होता है बहुत कम बार ऐसा होता है कि बिना विवाद के वो पारित हो जाता है। संशोधन के समय जो होता है वो काफ़ी बहस आदि जारी होती है। 1970 से 1975 का काल जो था, मतलब इस 4-5 सालों के अंदर जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद मतलब जो संशोधन है वो बने। 38वां, 39वां और 42वां संशोधन किया गया। और इस वक्त जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। और आप देखेंगे कि इस संशोधन में क्या क्या था, मैं आपको भी अभी करता हूँ एक्सप्लेन। इसमें क्या था कि जो संसद की जो अवधि थी 5 वर्ष तक, उसको 6 वर्ष कर दिया गया था। और एक मतलब आपने पढ़ा था न्यायपालिका वाले चैप्टर के अंदर कि जो भूमि अधिग्रहण था, मतलब जो हमने भूमि सुधार एक अधिनियम लागू किया गया था, जिसके अंदर क्या था कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा भूमि होती है तो वो क्या करता है कि सरकार उससे उसकी भूमि लेकर उसको समान रूप से बांट सकती थी। मतलब आप एक केस है गोलकनाथ वर्सेस जो सरकार है पंजाब सरकार, इसमें मतलब मैं इस केस के माध्यम से आपको समझाता हूँ। 1967 में क्या हुआ कि एक अधिनियम लागू किया गया, भूमि सुधार अधिनियम। इसमें क्या था कि जिन जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, उनसे सरकार वो ज़मीन लेती और उससे क्या करती कि उसको मतलब समाज के अलग अलग वर्गों में समान रूप से बांट देती। तो गोलकनाथ केस में क्या हुआ था कि उनकी 500 एकड़ के आसपास ज़मीन थी और उनको केवल 30 एकड़ ज़मीन दी गई थी। उस वक्त न्यायपालिका ने इसकी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो संविधान में मौलिक अधिकारों को कोई टच नहीं कर सकता, यानी विधायिका जो है संविधान के जो मूल ढांचे हैं, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। लेकिन संविधान का जो मूल ढांचे में उन्होंने संपत्ति के अधिकार को नहीं रखा था। फिर 1973 का केस आता है। ये केस जो होता है ये केशवानंद भारती और वर्सेस जो होता है वो केरल सरकार होता है। उस वक्त क्या हुआ कि इसी भूमि सुधार के अधिनियम के माध्यम से ना जो केशवानंद भारती थे वो एक मठ समझते होंगे जहाँ पर मतलब धार्मिक पूजा वगैरह होती है, तो उस मठ के वो एक कह सकते हैं कि एक प्रेसिडेंट थे। तो
हमारा जो अनुच्छेद 26 हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या इसका संचालन हम खुद कर सकते हैं। लेकिन केरल सरकार ने क्या किया, इस भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत उनकी वो मठ वाली भूमि हथियाने का प्रयास किया। अब वो तो साधु आदमी थे, उनको कुछ पता नहीं था, लेकिन एक वकील थे पालकी वाला, उन्होंने क्या किया, उनको बताया कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि मौलिक अधिकारों के अंदर संसद या विधायिका कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तब जाके ये केस फाइल किया गया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के बाद फिर गया ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप यकीन मानिए कि उस वक्त 13 मतलब सबसे बड़ा जो विषय था ना, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ये ज्वलंत मुद्दा था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर 13 न्यायाधीश थे जिन्होंने इस पर जजमेंट किया था। 7 न्यायाधीश जो थे वो केशवानंद भारती के पक्ष में थे, 6 न्यायाधीश जो थे वो सरकार के पक्ष में थे। तो इस पर और उनका मतलब पालकी वाले का कहना क्या था कि जो आप की संविधान ने मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 में कहा है कि आप जो है संविधान के जो मौलिक अधिकार है हमें दिए गए हैं उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस मठ की भूमि को सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है, इससे मौलिक अधिकार का हनन होता है, जो कि गलत है। तो इसलिए 7 जो न्यायाधीश थे वो इनके पक्ष में थे केशवानंद भारती के, और 6 उनके खिलाफ थे। तो इस प्रकार से केशवानंद भारती की जीत हुई। लेकिन उस वक्त फिर से एक व्याख्या की गई। अब अगली व्याख्या क्या की गई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि संसद जो है, क्योंकि वो लोगों द्वारा चुनी जाती है, लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो वो संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। यानी संविधान का मूल ढांचा जो होता है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान का मूल ढांचा क्या है, तो संविधान का मूल ढांचा संविधान को अगर पढ़ेंगे भी तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि संविधान का ये मूल ढांचा है। ये जो अधिकार है वो न्यायपालिका के पास है कि वो किस अधिकार को, किस कानून को, किस उपबंध को वो मूल ढांचे में रखती है और किसको नहीं रखती है। और मूल ढांचे में जो ये रखती है ये सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार देखती है, और यह जो देखती है कि उसके पीछे निहितार्थ क्या है, उसके पीछे क्या छिपा हुआ है। तो 1970 जब 73 के अंदर ये पारित हुआ कि जो केशवानंद की ज़मीन जो मठ है उनको उनके पास रहेगी, तो फिर क्या इंदिरा गांधी सरकार थी उस वक्त। और फिर आपका 1975 के बाद क्या हुआ कि आपातकाल लग गया। आपातकाल इमरजेंसी पूरे देश में लागू हो गई। आपातकाल क्या होता है, तो अभी जो वर्तमान में लॉकडाउन का समय है, आप समझ लीजिए कि उससे एक स्टेप आगे का जो होता है वो आपातकाल होता है, जहाँ पर आपको बाहर जाकर एक संगठन बनाने की मतलब कोई शक्ति नहीं होती है। अब उस वक्त क्या हुआ कि इंदिरा गांधी सरकार ने जितने भी विरोधी दल के नेता थे उनमें से बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। विरोध समाप्त हो गया, संसद में विरोधी दल के नेता हुए नहीं, तो इसलिए वहाँ पर जो संशोधन पारित करना वो आसान हो गया। उन्होंने 42वां संशोधन किया, 38वां संशोधन किया, 39वां संशोधन किया, और इसके अंतर्गत क्या किया, इन्होंने पहला जो किया था इन्होंने 24वां संशोधन किया था। इसमें क्या कहा गया था कि जो आपका जो सरकार है, जो विधायिका है, जो संसद है, वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 24वां जो संशोधन था, उसके बाद 25वां में क्या कहा गया था, 25वां संशोधन में ये कहा गया था कि जो सरकार है वो राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को भी बदल सकती है। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब कि आपके पास जो संपत्ति है, अगर सरकार को उस संपत्ति चाहिए तो वो उस संपत्ति को ले सकती है, और उसके जो पैसे वो निर्धारित करेगी वही पैसे आपको मिलेंगे। अब ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा लग रहा था कि सरकार जो है अधिक से अधिक शक्तियाँ अपने पास रखना चाहती थी। तो ऐसा केशवानंद भारती मामले के द्वारा नहीं किया गया, मतलब नहीं सफल हो पाया। तो आप ऐसा कह सकते हैं जो वो केस था, उस केस ने हमारे अधिकारों की रक्षा की थी। अब जब इंदिरा गांधी इस प्रकार सफल नहीं हो पाई तो 1975 में क्या किया, उन्होंने जो 3 वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीशों की अनदेखी करके ना ए.एन. रे वो न्यायाधीश थे जिन्होंने सरकार के पक्ष में मतलब अपना फैसला कहा था। उनको CJI यानी सुप्रीम मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया गया, A.N. रे को। और फिर दोबारा से ना इसी पिटीशन को दोबारा लाया गया, मतलब इसी केस को लाया गया कि जो केशवानंद भारती बनाम का रिव्यू करने के लिए कहा गया था। लेकिन जो पालकी वाले ने ऐसा होने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई याचिका नहीं आई है। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी की सरकार जो थी वो इस मामले पर दोबारा से सुनवाई नहीं करवा पाई। तो ये जो समय था काफ़ी विवादास्पद था, जहाँ पर विरोधी दल जेल में थे, जहाँ पर उन्हें अपनी मनमानी करी। लेकिन बाद में हुआ कि जो इन सभी संशोधनों को 43वां और 44वां संशोधन किया गया, और 38वां, 39वां और 42वां संशोधन को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो ये ऐसा समय था जो कई बार न्यायपालिका और विधायिका है बीच में टकराई। इसका निष्कर्ष क्या निकला,
तो न्यायपालिका ने यह तय कर दिया कि जो संसद है वो किन क्षेत्रों में संशोधन कर सकती है, कहाँ तक संशोधन करने का उसका अधिकार है और किन क्षेत्रों में वो संशोधन नहीं कर सकती है। उन्होंने संसद की सीमाओं को बांध के रख दिया। उन्होंने न्यायपालिका मतलब संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम शक्ति होती है न्यायपालिका ने अपने पास रखा है और इस प्रकार से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो सुरक्षित किए गए। तो जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने इस चैप्टर का नाम पढ़ा था संविधान एक जीवंत दस्तावेज। हमने अपने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा है क्योंकि ये समय, जैसे हम मनुष्य हैं, हम क्या करते हैं कि जब समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है तो हम उसके हिसाब से ढल जाते हैं और ढल के हम उसी प्रकार से रिएक्ट करते हैं जैसा हमारा समाज होता है। तो हम समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार ढल जाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा संविधान है वो इतना कठोर नहीं है कि उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सके। वो भी परिस्थितियों के अनुसार, समय की मांग के अनुसार उसको परिवर्तन उसको किया जा सकता है। और हम बात करेंगे कि न्यायपालिका ने संविधान में क्या योगदान दिया है। तो न्यायपालिका ने हमारे संविधान की सुरक्षा की है। उसने हमारे संविधान में जो मूल ढांचों में, जब भी सरकार ने, सत्तारूढ़ दल ने जब भी हमारे संविधान के मूल ढांचों के अंदर कुछ भी प्रकार की परिवर्तन को करने का प्रयास किया है तो उसको रोका गया है। तो हमारे जो संविधान के अंदर इन प्रयासों को रोककर हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो संविधान ने खाली संशोधन को अनावश्यक ही रोका है, उन्होंने इसको आवश्यकता के अनुसार रोका है, जहाँ जरूरत पड़ी वहीं रोका है। और जिन मामलों में जनता कल्याण की बात थी, जहाँ पर न्यायालय को लगा कि ये जो विषय है ये जनता कल्याण का विषय है और इस पर संशोधन सरकार कर सकती है, तो वह अधिकार भी संविधान के न्यायालय के माध्यम से संविधान के द्वारा संसद यानी कार्यपालिका यानी विधायिका को प्रदान किए गए। लेकिन उसी एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखा गया कि सत्तारूढ़ दल को इतने अधिकार प्राप्त ना हो जाए या फिर हमारे जो संशोधन का जो प्रक्रिया है वो इतना लचीला ना हो जाए कि जो सत्तारूढ़ दल है वो किसी भी प्रकार की संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ कर सकें। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि जो हमारे जो मूल ढांचे हैं वो मूल ढांचे का कोई मतलब लिखित वर्णन कहीं पर नहीं है। वो मूल ढांचे क्या हैं वो न्यायपालिका तय करता है। तो इस प्रकार से हमारे मतलब संविधान ने हमारे भारत के अंदर लगभग आज 7 दशक बीत चुके हैं, 17 साल का समय बीत चुका है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सका है। अब हमारे जब भारतीय संविधान के निर्माता थे उन्होंने इस बात का ध्यान दिया था कि लोगों के धार्मिक, मौलिक समानता, ये सारी चीज़ें में संविधान का समावेश हो। लोगों के अधिकार को कोई भी सरकार उससे वंचित नहीं कर सकती थी। और जब भी सरकार ने खुद को ज़्यादा शक्ति लेने का प्रयास किया है तब न्यायालय ने उसमें बाधा डालकर उसको रोका है और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। और इसी न्यायालय की इसी भूमिका के कारण जो आज है हमारे भारत के लोग संविधान की जो है वो सम्मान करते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर को आप ध्यान से पूरी तरह से सुनिए। अगर कहीं कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम जो हैं वो आपके एग्ज़ाम के आसपास के समय में हम इससे संबंधित मतलब सभी विषयों से संबंधित जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक चैप्टर से लेकर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाने का प्रयास करेंगे। और इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।